The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेज में। मैं उपेंद्र त्रिपाठी आपके साथ में शिक्षा, मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हूँ। हमने पिछली कक्षा में बाल विकास के विकास एवं अभिवृद्धि के बारे में अध्ययन किया था एवं उसका सामान्य परिचय एवं उसके से नियम, सिद्धांत एवं प्रभावित होने वाले कारक एवं विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। विकास की अवस्थाओं का परिचय हुआ था, जिसमें विस्तृत रूप से पिछली कक्षा में हमने शैशवावस्था के बारे में अध्ययन किया था। शैशवावस्था एवं उनकी शिक्षा का स्वरूप। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था का जो समय होता है 5 वर्ष का अंत, 6 वर्ष का प्रारंभ, 12 वर्ष के अंत से लेकर 13 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था के बारे में समझने के लिए आपने पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो शैशवावस्था का पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। और तो बाल्यावस्था के कुछ उपनाम देखते हैं कि बाल्यावस्था के कुछ उपनाम भी होते हैं, जिसका कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये अवस्था कौन सी है, तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन आता है कि आरंभिक विद्यालय की अवस्था किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसी को आरंभिक विद्यालय की अवस्था भी कहा जाता है। आरंभिक विद्यालय की अवस्था भी कहा जाता है। आरंभिक विद्यालय की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। इसी अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और लगभग 5 या 6 वर्ष के बाद से बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो इसी अवस्था को आरंभिक विद्यालय की अवस्था कहा जाता है। विद्यालय जीवन बालक का शैशवावस्था के अंत में और बाल्यावस्था के प्रारंभ हो जाता है। तो इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? आरंभिक विद्यालय की अवस्था। गंदी अवस्था, गंदी अवस्था, गंदी अवस्था। गंदी अवस्था से मतलब यहाँ पर ये आता है कि इस अवस्था में देखा होगा कि बालक बहुत ही गंदे रूप में रख देता है। बालक की माँ उसे एक अच्छे कपड़े पहनाती है, वो तुरंत गंदे कर देता है। वो लंच बॉक्स जो लंच करता है स्कूल में जाकर, तो अपने सारे वो लंच या भोजन वो अपने कपड़ों पर डाल देता है। तो वो किसी प्रकार कहीं भी मिट्टी में लौट जाएगा, कहीं भी कुछ करेगा। लेकिन इसीलिए इसको इस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। वो सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो उसे जो अच्छा लगता है वो करता है और अपने शरीर को बहुत ही गंदा रखता है, कुछ भी कर सकता है। स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति से तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर यह है कि स्मार्टनेस। इस अवस्था में देखा गया होगा कि बालक के दाढ़ी मूंछ तो होती नहीं है, तो बालक देखने में थोड़े सुंदर भी लगते हैं। तो जब सुंदरता बालकों के अंदर आती है तो एक स्मार्टनेस जागृत होती है। तो इस अवस्था में बालक थोड़े स्मार्ट लगते हैं, स्फूर्ति लगते हैं। तो इसी अवस्था को, बाल्यावस्था को ही स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल। दोस्तों, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। ये कोल एवं ब्रूस ने परिभाषा दी थी इसकी, अभी हम आगे भी इसका चर्चा करेंगे। तो जीवन का अनोखा काल कहते हुए कोल एवं ब्रूस ने कहा था कि ये माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि बालकों की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। बालक अपने आप को एक स्थायी रुचियों में स्थायी नहीं कर पाता है। और अनोखा काल तात्पर्य यहाँ पर भी है, अगर किसी व्यक्ति से आपसे पूछा जाए कि आप किस अवस्था में दोबारा वापस जाना चाहते हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि हम बाल्यावस्था में जाना चाहते हैं। इस अवस्था में बालक की पूरी स्वतंत्रता होती है।
अच्छे से कोई चिंता नहीं होती है, तनाव मुक्त जीवन होता है। क्यों? इसीलिए जीवन का ये अनोखा काल कहा गया है। निर्माणकारी अवस्था, निर्माणकारी अवस्था, देखो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो है, बालक के जीवन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। बालक की स्कूल व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है, बालक की भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, बालक सामाजिक बालक का विकास अच्छे से होने लगता है। इस अवस्था में नैतिक विकास में भी तीव्रता आ जाती है, वो नैतिकता को समझने भी लगता है। तो ये बालक के जीवन का निर्माण करती है। इस अवस्था में बालक इस अवस्था में जो भी चीज़ें सीखता है वो भावी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं से बालक का भावी जीवन भी निर्धारित होता है। इसीलिए इस अवस्था को निर्माणीकार अवस्था कहा जाता है। खेल की अवस्था, खेल की अवस्था, खेल की अवस्था, स्टेंग महोदय ने कहा था कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। इससे तात्पर्य यहाँ आता है कि 10 वर्ष की अवस्था में बालक लगभग सभी खेल खेल लेता है। और अगर देखो इसमें आप कभी देखा होगा जो बालक है कि कोई ना कोई खेल, कैसा भी खेल हो, उसे वो खेलना पसंद करता है। अगर खेल नहीं है तो अपने साथियों के साथ में नया खेल भी बना लेता है, अपने साथियों के साथ में नया खेल भी बना लेगा। किसी प्रकार वो खेल खेलेगा, चाहे आज वर्तमान के दौर के खेल हों, चाहे प्राचीन खेल हों। अगर कोई फिर भी अगर वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है तब भी वह अपने नए खेलों का निर्माण कर लेता है। तो इस अवस्था को खेल की अवस्था कहा जाता है। पिछली कक्षा में बताया था कि शैशवावस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। उस अवस्था में खिलौने की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालक खिलौने के साथ खेलना पसंद करता है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करता है कि खिलौने की अवस्था, खेल की अवस्था। तो खिलौने की अवस्था कहते हैं शैशव अवस्था को। खिलौने, एक बार फिर से सुन लीजिए आप कि खिलौने की अवस्था शैशव अवस्था को कहते हैं और खेल की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। टोली व समूह की अवस्था, टोली व समूह की अवस्था। दोस्तों इस अवस्था में क्या है कि बालक लगभग 9 या 10 वर्ष, 9 वर्ष के बाद अपने जो साथी होते हैं उनका स्थायी समूह बन जाता है उनका। पहले बालकों में क्या होती है कि बालक के दोस्त बनते हैं, मित्र बने, और आज मित्रता है नहीं है। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था के मध्य में पहुंचते हैं, उत्तर बाल्यावस्था के पहुंचते पहुंचते वो उनका एक जो समूह होता है वो स्थायी हो जाता है, उनकी मित्रता अच्छी हो जाती है। और इसी को अवस्था को भी गैंग एज कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत आता है, समूह की अवस्था किसे कहते हैं, गैंग एज किसे कहते हैं, तो इसी बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब दोस्तों समझना कि क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने समूह के साथ में रहना पसंद करता है। यानी बालक ग्रुपिंग किस अवस्था में प्रारंभ कर देता है, बाल्यावस्था से प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक अपनी जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी बात होती है, अपने मित्रों के साथ शेयर करना प्रारंभ कर देता है, जो कि अपने बड़ों, अपने परिवारजनों के साथ वो बातें शेयर नहीं करता। तो इस अवस्था को टोली व समूह की अवस्था भी कहा जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था से दोस्तों तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में बालक तर्क करता है, तर्क करता है। इसी अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। मूर्त या तार्किक चिंतन की अवस्था, मूर्त या तार्किक चिंतन की अवस्था। दोस्तों देखो यहाँ पर समझते हैं, बालक जब भी
बालक के घर पर कोई भी नया व्यक्ति आता है तो शैशव अवस्था में बालक देख के शर्मा जाता है। वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व उसका होता है, उस समय ज़्यादा बात नहीं करता है। लेकिन बाल्यावस्था में बालक क्या करता है कि अपने विचार प्रस्तुत करता है, या अपने परिवारजन या अपने किसी रिश्तेदार के साथ वो बातचीत करता है, अपने मित्रों के साथ बातचीत करना, अपने विचार प्रस्तुत करता है, ठीक है, नए नए आइडिया निकालता है, तर्क प्रस्तुत करता है। तो जब बालक इस अवस्था में तार्किक हो जाता है तो बालक विचार ही प्रस्तुत करेगा। तो वैचारिक क्रिया की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। मूर्त एवं तार्किक चिंतन की अवस्था, दोस्तों जो बालक तर्क करता है, मतलब इसमें इस अवस्था में क्या है कि बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, तर्क यानी तार्किक, और शैशवावस्था को कहते हैं अतार्किक। तो और यानी कि तर्क और मूर्त, तर्क और तार्किक और मूर्त। तो यहाँ पर बालक तर्क करेगा यानी मूर्त चिंतन करेगा, तर्क मूर्त एक ही बात होती है। और अगर बात करते हैं कि किशोरावस्था में किस प्रकार का चिंतन करता है बालक, तो अमूर्त चिंतन करता है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर अतार्किक चिंतन की बात करें तो शैशवावस्था, अतार्किक चिंतन करें बात तो शैशवावस्था, और तार्किक चिंतन करें तो बाल्यावस्था, अमूर्त चिंतन करते हैं तो किशोरावस्था होती है। दोस्तों तो यहाँ पर अमूर्त एवं तार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। तो यहाँ पर बालक मूर्त चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, अपने तर्क बताने लगता है, बात को तार्किक रूप से भी पेश करता है, अब तार्किक रूप से बात को सुनता भी है। तो दोस्तों एक बार हम लोग उपनाम फिर से रिवाइज करते हैं। आरंभिक विद्यालय की अवस्था, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। इसी अवस्था से बालक का विद्यालय जीवन प्रारंभ हो जाता है। गंदी अवस्था, इस अवस्था में बालक अपने आप को थोड़ा गंदे तरीके से रखता है। और अगला स्फूर्ति की अवस्था, इसमें थोड़ा स्मार्टनेस, देखने में बालक को सुंदरता नजर आती है देखने में। तो जीवन का अनोखा काल, इसमें बालक थोड़ा स्वतंत्र रूप से जीवन जीता है, बिना किसी तनाव, बिना किसी टेंशन के। निर्माणकारी अवस्था, इस अवस्था में बालक के जीवन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस निर्माणकारी अवस्था में बालक के, जैसे बालक की भाषा का जो विकास होता है सर्वाधिक बाल्यावस्था में होता है। बालक का विद्यालय जीवन भी प्रारंभ हो जाता है। बालक का सामाजिक व नैतिक विकास भी बहुत भली बात प्रकार से बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। तो ये भावी जीवन के लिए बहुत निर्माणी कार्य अवस्था कहा गया है। खेल की अवस्था, इस अवस्था में बालक सभी खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। यानी प्रारंभ करने से मतलब खेल लगभग 10 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते वो लगभग सभी खेल खेलना सीख जाता है। तो इसी अवस्था को खेल की अवस्था कहा गया है। टोली व समूह की अवस्था, इस अवस्था में बालक अपने एक स्थायी समूह बना लेता है, स्थायी समूह के साथ में खेलना पसंद करता है, और अत्यधिक वह खेल खेलना पसंद करता है जो सामूहिक रूप से होते हैं। उसके पहले शैशवावस्था में बालक देखा तो बालक अपने अकेला खिलौने के साथ खेल लेता है, अपने साथ एक दो लोगों के साथ खेल लिया, अकेला खेल लिया। लेकिन इस अवस्था में बालक जैसे ही 9 वर्ष या 10 वर्ष की उम्र पार करता है तो एक समूह स्थायी हो जाता है, और स्थायी समूह के साथ अपना समय व्यतीत करना भी पसंद करता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, और इसमें बालक क्या अपने विचार प्रस्तुत करने लगता है। तार्क, मूर्त चिंतन, जब मूर्त चिंतन करेगा तो तर्क भी करेगा, और तर्क होगा तो विचार क्रिया की अवस्था हुई। तो वैचारिक क्रिया की अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अभी हम लोगों ने बाल्यावस्था के उपनाम के बारे में समझा। अब देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो देखते हैं। स्टेंग महोदय थे एक। स्टेंग महोदय ने कहा था कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो। अभी हम बता भी चुके हैं, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। शायद ही ऐसा कोई खेल है, ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, जिसे
10 वर्ष का बालक ना खेलता हूँ। आइंस्टाइन ने कहा था कि 10 वर्ष की अवस्था में बालक अपने जीवन में जो भी खेल होते हैं वो लगभग सभी खेल खेल लेता है। ये किसका कथन है? स्टेंग महोदय का कथन है। एक मनोवैज्ञानिक थे रॉस। रॉस महोदय ने कहा था कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। छद्म परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था छद्म, छद्म से मतलब होता है मिथ्या, मतलब झूठी अवस्था। मतलब जो बालक क्या करते हैं, झूठी परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता। बालक इस अवस्था में अपने आप को ऐसा काम करेगा कि परिपक्व दिखाई पड़े। जैसे कि देखा जाता है कि बालिकाएं अपनी माँ को देखकर साड़ी पहनती हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं, सौंदर्य प्रसाधन का भी प्रयोग करती हैं या कोई रचनात्मक कार्य करने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे अवस्था में वो अपने आप को परिपक्व दिखाने का प्रयास करती हैं। बालक भी, जैसे अगर एक बालक है वो अपने पिता के साथ बैठा हुआ, पिताजी सेविंग कर रहे हैं, तो बालक भी सेविंग बना के ये प्रयास करेगा कि वो परिपक्व हो गया, ऐसे वो कार्य करना चाहता है। तो वो ये छद्म मतलब मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा गया है। इन्हीं रॉस महोदय ने एक और परिभाषा दी थी कि बाल्यावस्था शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों इस अवस्था में रॉस ने कहा था कि मानसिक जो विकास शैशवावस्था में बहुत तेजी से होता है, लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में पहुंचता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। तो इस शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। ये किसका कथन है? ये रॉस महोदय का कथन है। एक आते हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक किलपैट्रिक ने कहा था कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। सामाजिकरण की अवस्था है। बाल्यावस्था यहाँ इससे तात्पर्य यहाँ पर ये आता है कि देखो बालक इसमें अपने मतलब एक प्रतिद्वंद्वात्मक जीवन जीता है इसमें, क्योंकि बालक ये सोचता है ये कार्य सामाजिक है या नहीं है, या ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर कोई अनैतिक कार्य कर दिया या सामाजिक कार्य नहीं किया तो उन्हें अपने माता पिता के मतलब डांट का डर रहता है, या ये सामाजिक कार्य करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इस बात को लेकर उन्हें मतलब एक बहुत भयसा रहता है, क्या सही है क्या गलत है। तभी किलपैट्रिक महोदय ने कहा था कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। एक परिभाषा आती है कोल व ब्रूस के अनुसार। कोल व ब्रूस के अनुसार
बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। जीवन का अनोखा काल है। इस अवस्था में दोस्तों बालक कोलवाब्युस ने कहा था कि बाल्यावस्था माता पिता के लिए बालक को समझना या बालक की इस अवस्था को समझना बहुत ही कठिन होता है। बालक की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। बालक अपने माता पिता से कभी भिन्नता व्यवहार भी करता है। तो इसमें बालक के माता पिता या बालक के परिवारिक जनक को बालक को समझने में बहुत ही समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए कोलवाब्युस ने कहा था बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है और बाल्यावस्था के समय मानसिक तनाव इतना नहीं होता। नया बालक सोचता है, तर्क करता है, स्वतंत्रता जीवन जीता है। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है। तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आप इन परिभाषा को नोट कर सकते हो और नोट करने के साथ इनको आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों हम लोग तो बाल्यावस्था की जो अब हम लोग पर अध्ययन करते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं, कि बाल्यावस्था की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली विशेषता होती है कि बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, शारीरिक व मानसिक स्थिरता। अभी बताया था हमने कि इस अवस्था में बालक में जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो विकास तो होता रहता है, लेकिन शैशवावस्था की भांति जो इसकी तीव्रता होती है वो कम हो जाती है, स्थिर हो जाता है और थोड़ा स्थायित्व हो जाता है। और इनके तभी इसी अवस्था के लिए कह सकते हैं शारीरिक व मानसिक योग्यता में वृद्धि भी होती है। शारीरिक व मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, क्योंकि बालक में जब स्थिरता आती है, बालक तार्किक रूप से सोचने लगता है, समझने लगता है, तो उनकी जो शारीरिक वृद्धि थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं शैशवावस्था की अपेक्षा, और मानसिक योग्यता भी तो तर्क करने लगते हैं, तो उनकी शारीरिक व मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। इनके व्यवहार में चंचलता कम होने लगती है। चंचलता कम होने लगती है। चंचलता कम होने लगती है। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि शैशवावस्था में जो बहुत बड़ी विशेषता होती है शैशवावस्था में कि बालकों का जो व्यवहार होता है वो चंचल होता है, लेकिन बाल्यावस्था में पहुंचते पहुंचते, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में पहुंचते पहुंचते उनके व्यवहार में चंचलता कम होने लगती है। वो थोड़ा विचार करने लगते हैं, चिंतन करते हैं थोड़ा, तो जो चंचलता होती है वो कम होने लगती है शैशवावस्था से जैसे ही बाल्यावस्था में पहुंचते हैं। जिज्ञासा की प्रबलता, देखो शैशवावस्था में बालक की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा की प्रबलता, लेकिन दोनों की अवस्था में जिज्ञासा का यहाँ पर जो अर्थ है बहुत अलग होता है। शैशवावस्था में बालक जिज्ञासु है, वो ये पूछेगा कि ये क्या है, ये क्या है। बाल्यावस्था में बालक का प्रश्न होगा ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कहाँ से आया, ये कितने का आया, इसका प्रयोग क्या होता है, ये मतलब जितने भी वो तार्किक प्रश्न होंगे वो पूछते हैं। वो कि उसके लिए बाल्यावस्था में क्या होता है कि खुला संसार मिलता है, वो स्वतंत्र रूप से हर चीज़ को, हर जो वस्तु जो दिखाई पड़ती है उसकी वास्तविकता तक, गहराई तक जाना चाहता है। तो इस अवस्था में बालक जिज्ञासा की प्रबलता होती है, लेकिन वो तार्किक रूप से। शैशवावस्था में बालक केवल जैसा बालक को बता दोगे वैसा ही करेगा, लेकिन अगर बाल्यावस्था में बालक को अगर आपने गलत ही बताने का प्रयास किया तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतने सटीक क्वेश्चन करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जिज्ञासा की प्रबलता जो विशेषता है वो बाल्यावस्था में भी पाई जाती है।
जब जिज्ञासा जो करता है वो वास्तविक जगत के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। तो वास्तविक जगत के साथ संबंध, वास्तविक जगत के साथ संबंध स्थापित, वह हर एक वस्तु की, हर एक चीज की वास्तविकता समझना चाहता है। अगर बालक से कह दो वहाँ पर कोई डरावनी वस्तु है तो बालक उस चीज़ के बारे में समझना चाहता है। शैशवावस्था में बालक वहाँ पर उस चीज़ को मान लेगा। बालक इसीलिए यहाँ पर बाल्यावस्था में कोई अगर बालक से कहो कि ये कोई वस्तु है, हमने बंदर ले गया और आप अगर हाथ पीछे कर लोगे तो शैशवावस्था का बालक समझ जाता है। लेकिन बाल्यावस्था का बालक क्या करेगा कि पीछे से आएगा और हाथ में से आपके ले लेगा, बोलेगा ये है। तो यहाँ पर बालक के वो वास्तविक जगत के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। अगली विशेषता होती है इसकी कि ये रचनात्मक कार्यों में आनंद महसूस करते हैं। रचनात्मक कार्यों में आनंद, रचनात्मक कार्यों में आनंद। दोस्तों रचनात्मक कार्यों से आनंद यहाँ पर तात्पर्य है कि तो जो बालक होते हैं वो रचनात्मक कार्य कैसे करते हैं कि देखा होगा कि घर में जैसे आप फुलवारी या बगीचा है उसमें पानी देना या घर के ऐसे कोई रचनात्मक कार्य करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो साइकिल चलाना सीखेगा या कोई भी पेंटिंग करना सीखेगा, मोबाइल में कुछ सा सीखेगा, जो नेट से संबंधित कोई भी टेक्निकल चीज़ सीखेगा, तो रचनात्मक कार्यों में उसे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। बालिकाएं अपने सिलाई कढ़ाई बुनाई या जो पेंटिंग वाला चित्रकला या गुड़ियों के साथ खेलना, तो वो रचनात्मक कार्य जो होते हैं वो बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाते हैं और इसमें उनकी विशेष रुचि होती है, वो इसीलिए उसमें आनंद महसूस करते हैं। अगली विशेषता इसमें है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास। दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है कि बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है होने, और मतलब जैसे ऐसा होता है कि शैशवावस्था में हमें पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बालक में सामाजिकता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही शैशव अवस्था का अंत होता है, बाल्यावस्था प्रारंभ होती है, बालक में सामाजिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है और बाल्यावस्था के अंत तक विकास हो जाता है। सामाजिक विकास तात्पर्य यह है कि आपसी सहयोग, आपसी सदाचार, सद्भावना की जो आपस में जो प्रयोग करता है, तो यहाँ पर सामाजिक गुणों का बालक में बाल्यावस्था में विकास होना प्रारंभ हो जाता है, अंत तक विकास हो भी जाता है। नैतिक गुणों का विकास, बालक नैतिक गुणों का भी बालक का विकास होता है। नैतिक गुणों का विकास, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, बालक इस वस्तु को भली भांति समझता है। अगर अनैतिक है तो उसे पता है उसके परिवारजन उस पर डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, जो भी व्यवस्था उसके परिवार में होती हो। तो नैतिक गुणों का विकास, यहाँ पर बालक नैतिक चीज़ों को समझ लेता है और सामाजिकता को भी समझता है, लेकिन शैशवावस्था में इस बात को वो बिल्कुल नहीं करता। देखो हम बार बार शैशवावस्था से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है। जब कोई भी विशेषता आती है तो पूछा जाता है कि ये किस अवस्था का गुण है, पूछा जाएगा कि सामाजिक गुणों का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं, या प्रौढ़ावस्था, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो शैशवावस्था का जो सामाजिक गुणों का विकास या नैतिक गुणों का विकास जो प्रारंभ होता है वो बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है और बाल्यावस्था के अंत तक इनमें ये जो विकास होता है हो भी जाता है। और अगला देखते हैं इसी में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विकास का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो शैशवावस्था में बालक क्या होता है कि अंतर्मुखी होता है। व्यक्तित्व का विकास, शैशवावस्था में व्यक्ति क्या जो बालक होता है
वो अंतर्मुखी होता है। शैशवावस्था के अंत तक बालक का बहिर्मुखी हो जाता है। बालक अब दो लोगों से बात भी करता है, विचार भी करता है, ज़्यादा बोलने भी लगता है स्पष्ट रूप से, और शैशवावस्था में थोड़ा उसका शर्मीला व्यवहार होता है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। एक बहुत ही मज़ेदार जो इनकी ही बाल्यावस्था की विशेषता है कि निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है कि बालक लगभग 9 वर्ष की आयु के बाद अनावश्यक अगर अपने घर में बैठा है और अनावश्यक अगर उसका समय नहीं कट रहा है तो जाके कहीं ना कहीं बिना किसी उद्देश्य के घूम के आता है। या बालक में ये भी देखा गया है क्लास बंक भी करता है, स्कूल से भाग जाता है, दोस्तों के साथ चुपचाप निकल जाता है, जैसे उसके लगेगा तो वो मतलब बिना उद्देश्य के घूमने फिरने का शौकीन हो जाता है। तो इसी अवस्था को निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति भी कहा गया है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। देखो इस अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है। वो इस समय अपना जो जीवन का इस समय का जो जहाँ टाइम देता है वो खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में, नई चीज़ों को सीखने में। तो और इसीलिए यह जीवन का निर्माणकारी अवस्था भी होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने लिए बहुत ही मेहनत कर देता है और बहुत चीज़ें सीख जाता है। तो काम प्रवृत्ति की इस अवस्था में न्यूनता होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में आपने अक्सर देखा होगा कि बालक पुराने टिकट, पुरानी कोई फोटो, जिस प्रकार जिस प्रवृत्ति का बालक हो, कोई धार्मिक प्रवृत्ति का धार्मिक फोटो या किसी बॉलीवुड की फोटो, जैसा बालक को बोले पुराने सिक्के, पुरानी घर की तस्वीरें, जैसा भी बालक को मिलता है तो बालक संग्रह करने की प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है। ये बालक में एक बहुत अच्छी विशेषता देखने को मिलती है। और सामूहिक की, हाँ ये देखो बहुत सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। दोस्तों इस अवस्था में क्या है कि बालक में जो सामूहिक प्रवृत्ति होती है, बालक अगर पढ़ने भी जाएगा तो समूह में पढ़ना ज़्यादा पसंद करेगा। बालक वहाँ पर खेल खेलेगा तो समूह में करेगा, कोई भी रचनात्मक कार्य भी करेगा तो वो समूह में जाना पसंद करता है। तो इसमें बालक में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। बालक समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता किस अवस्था में आती है? बाल्यावस्था में आती है। भाई बहनों से झगड़ा, देखो भाई बहनों का झगड़ा होता है वो तो सारे जीवन चलता है, लेकिन जो बाल्यावस्था में होता है ये कुछ ज़्यादा ही चरम सीमा पर होता है और ये पल पल लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाई भाई आपस में लड़ते रहेंगे, भाई बहन लड़ते रहेंगे। तो भाई बहनों का झगड़ा इस अवस्था में देखने को ज़्यादा मिलता है। उसके बाद तो फिर चलता ही रहता है भाई बहनों का झगड़ा, ये इसकी विशेषता में आता है। और इसी अवस्था में देखते हैं कि एक और विशेषता पाई जाती है कि बालक चोरी करना, चोरी करना व झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है। देखो बालक अगर इस अवस्था में क्या है, वो पता है कि अगर इस वस्तु को हम चुरा लेंगे तो उससे हम कैसे बचते हैं, क्योंकि वो तर्क भी करने लगता है। तो उसे चोरी करना और झूठ बोलने की भी आदत इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। तो बालक को इस विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये आदत विकसित होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो अगली विशेषता देखते हैं, संवेगों का दमन व प्रदर्शन। संवेगों का
दमन व प्रदर्शन। इस अवस्था में बालक क्या करता है कि संवेगों का जो दमन है, मतलब कब हमें किसी भी बात को या किसी अपने संवेग को, अपने परिवारजन को छिपाना है या बताना है, इस अवस्था में बालक यह बहुत भली भांति जानता है। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ है, अपने फादर का माइंड देख के या घर का शांत माहौल देख के बात प्रस्तुत करता है, तो संदेहों को दमन करना जानता है और प्रदर्शन करना भी समय पर जानता है। लेकिन इस शैशवावस्था में इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि बालक शैशवावस्था में संवेगों का दमन और प्रदर्शन नहीं कर पाता है, लेकिन जो बाल्यावस्था में संवेगों का दमन व प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देता है। अगली इसकी विशेषता जो है रुचियों में परिवर्तन। बालक में क्या होता है कि रुचियों का परिवर्तन होता रहता है बालक में, क्योंकि यहाँ पर बालक की कोई अगर खेलने की या खाने की वस्तु है, उसमें आज उसकी कोई अलग रुचि होती है, कुछ समय के बाद आप उससे मिलोगे, अभी कुछ और अलग रुचि मिलेगी। तो बालक इस बाल्यावस्था में बालक की रुचियों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन आता है कि रुचियों का परिवर्तन किस अवस्था में होता है, तो रुचियों का परिवर्तन बाल्यावस्था में होता है। और देखते हैं इसमें एक आता है भाषा में रुचि। देखो बालक बाल्यावस्था में भाषा में रुचि दिखाता है, भाषा में रुचि। तो भाषा में जो रुचि है वो किस अवस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में होती है। बालक का भाषाई विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है, बालक का भाषाई विकास सर्वाधिक बाल्यावस्था में होता है। तो दोस्तों एक बार हम लोग इसको बाल्यावस्था की विशेषता के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। शारीरिक व मानसिक स्थिरता। शारीरिक बालक का जो शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक आता है, शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तीव्र गति के साथ साथ यहाँ पर जो विकास स्थिरता होती रुक जाता है, विकास की गति धीमी हो जाती है। विकास चलता तो निरंतर रहता है। देखो विकास वो प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, लेकिन इसमें तीव्रता या जो कमी आती है वो शैशवावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में कम हो जाता है। शारीरिक व मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। जो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है तो इसकी योग्यताओं में भी वृद्धि होती है, स्थिरता भी होती है, वृद्धि भी होती है। चंचलता कम होती है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक चंचल होता है, लेकिन बाल्यावस्था में उसकी चंचलता कम हो जाती है। तो चंचलता रहती है, लेकिन शैशवावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में चंचलता बहुत कम हो जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, इसमें बालक बहुत ही तर्क रूप से सोचता है, तो यहाँ पर बालक जिज्ञासु हो जाता है और वास्तविक जगत के साथ संबंध भी स्थापित करना चाहता है। तो बालक जिज्ञासा के साथ साथ वास्तविक ज्ञान की भी प्राप्ति करना चाहता है। वो इतने क्वेश्चन इसीलिए करता है क्योंकि वो उसकी हकीकत और वास्तविकता तक जानना चाहता है। उसके सामने एक खुला संसार है जिसे वो उसे पूरी तरीके से जानना चाहता है और बहुत ही जल्दी जानना चाहता है। तो इसीलिए वो वास्तविक जगत के साथ अपने संबंध स्थापित करना चाहता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, बालक रचनात्मक कार्य करना पसंद करेगा। जैसे और रचनात्मक, जैसे आप देख सकते हो कि पेंटिंग बनाना या कोई भी ऐसे काम करेगा जिसमें उसके जो परिवारजन हैं या माता पिता उसको शाबाशी दें या उसे अच्छा लगे। तो जैसे घर में आप उसे देखा होगा कि कोई भी पेंटिंग बना सकते हैं बालक, या कोई डांस सीख सकते हैं इस अवस्था में बालक, या देखा होगा कि जैसे बगीचे या पौधों में पानी दे सकते हैं या उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। जो रचनात्मक कार्य होते हैं वो आनंद जो प्राप्ति होती है वो बाल्यावस्था में होती है। सामाजिक गुणों का विकास, शैशवावस्था में सामाजिकता बिल्कुल नहीं पाई जाती है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक में क्या होता है कि सामाजिक गुणों का विकास बाल्यावस्था के प्रारंभ से ही प्रारंभ हो जाता है और अंत तक उनका सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, क्योंकि इनमें आपस में सहयोग, सद्भावना, एक दूसरे की सहायता करना इसमें आ जाता है। बालक अपने साथियों के साथ सहयोग भी की उम्मीद रखता है और सहयोग करता भी है। तो
तो इसमें सामाजिकता भी आ जाती है, नैतिक गुणों का विकास भी होता है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर हम कोई काम गलत कर रहे हैं तो उसकी हमें सज़ा भी मिलेगी। अगर वो बालक ये सोचता है कि उसने अगर ये काम नहीं किया तो उसे इसकी सज़ा नहीं मिल सकती। तो नैतिक गुणों का यहाँ पर विकास हो जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, इसमें बालक क्या होता है कि बहिर्मुखी यानी कि दूसरे से बहुत बातचीत भी करने लगता है, उसका बहिर्मुखी व्यक्तित्व भी हो जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, इसमें बालक बिना किसी मतलब के स्कूल से ही भाग जाता है या घर बैठा कहीं जाके घूम आता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, इस अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता बिल्कुल बहुत ही कम होती है। तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, बालक इस अवस्था में चीज़ों को अपने पास, पुरानी चीज़ें जैसे फोटो है, डाक टिकट है, जो भी चीज़ संग्रह में, जो भी उस वस्तु को अच्छा लगेगा वो उसको संग्रह कर लेता है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, इस अवस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। अपने कोई भी कार्य करेगा अपने समूह के साथ ही करना पसंद करेगा, अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो विद्यालय जाना हो उसका, चाहे विद्यालय में बालकों के साथ खेलना हो, या अपने पार्क में बच्चों के साथ खेलना हो, या कोई भी अध्ययन करना हो, तो सामूहिक प्रवृत्ति बालकों में पाई जाती है। भाई बहनों का झगड़ा, इस अवस्था में भाई बहनों का झगड़ा भी बहुत ही प्रभावशाली होता है। मतलब बहुत ही हमेशा झगड़ा अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में बहुत ही झगड़ा होता है। चोरी करना, झूठ बोलने की आदत, चोरी करना, झूठ बोलना की आदत विकसित होती है, इस अवस्था में बालक क्या करता है कि चोरी करना व झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है। अक्सर इस अवस्था और उसके बाद जो किशोरावस्था में तो परिपक्व भी हो सकता है, या नैतिक, अगर नैतिक उसका जो विकास अगर सही हुआ तो ये आते उसमें पड़ती भी नहीं है, अगर सही से विकास नहीं हुआ तो। लेकिन इस अवस्था में ये चीज़ें उसकी प्रारंभ होने के चांसेज हैं और हो जाती हैं कि ये आदतें जो है वो बाल्यावस्था से प्रारंभ होती हैं। संवेगों का दमन व प्रदर्शन, बालक देखता है कि कब अपने संवेगों का दमन करना है और कब अपने संवेगों का प्रदर्शन करना है। इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था में इस बात को बहुत भली भांति समझता है और जैसा ही माहौल होगा उसी प्रकार का संवेगों का दमन व प्रदर्शन करेगा। रुचियों में परिवर्तन, बालक में यहाँ पर कोई भी रुचि स्थायी नहीं होती, जो भी रुचि होती है वो परिवर्तन होती रहती है। कभी किसी के कोई वस्तु उसे अच्छी लग रही है, कोई नहीं लग रही है, जो उसकी जिसमें रुचि है आज अगर आप उससे मिले कोई रुचि है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। भाषा में रुचि, जो बाल्यावस्था में बालक का भाषाई विकास बहुत तीव्र गति से होता है और बालक बाल्यावस्था में भाषा में रुचि रखता है। तो ये दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। दोस्तों देखो, अगर आप लोग साथ में नोट करोगे तो आपकी सबसे अच्छा ये कार्य होगा कि आपकी एकाग्रता भी कायम रहेगी और इसके साथ साथ आपके बहुत अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, जो बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हो।